क्लास चल ही रही है नेशनल जीके वाली, और कुछ भी अगर आप लोगों को मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे बोल देना, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब क्या होता है? असहयोग किसके साथ? असहयोग अंग्रेजों के साथ सहयोग। कैसा असहयोग करना? तो बहुत सारी किताबें हैं, सब चीज़ें अलग अलग बातें। तो गांधी जी ने जो अपने मुंह से कहा था उसमें ये था, स्कूलों को छोड़ दो, तो बच्चों ने स्कूलों को छोड़ दिया। गांधी जी ने कहा कि आप जो वकील हैं वो वकालत छोड़ दो, सरकारी नौकरी वाले लोग सरकारी नौकरियां छोड़ दो, और जितने भी विदेशी कपड़े भारत में विदेशों से आए हैं उन विदेशी कपड़ों को होली जला दो। और अपन जब पढ़ते हैं किताबों में, विपिन चंद्रा जब किताब पढ़ते हैं, उस विपिन चंद्र किताब में बड़ा अच्छा सा एक वर्णन दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि गांधी जी जब अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाया करते थे तो गाड़ी में, ट्रेन में, गाड़ी का मतलब यहाँ पर ट्रेन में, विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई जाती थी उसका धुआं हमें दूर तक और आग की लपटें नजर आया करती, मतलब होली जलती थी पूरी की पूरी। इस स्थिति में एक तरफ मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि 1 अरब इतने रुपए का जो व्यापार होता था उसमें 43 करोड़ रुपए का पहले ही साल अंग्रेजों को सूती कपड़ा जो होता था उसमें घाटा हुआ। आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई किताबों में है। पटवारी का जो एग्जाम देंगे उन बच्चों से शायद ऐसे आंकड़े पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने सारे कार्यक्रम बनाए, सारी चीज़ें सही चल रही थी। इस बीच गांधी जी जेल भी गए, सभी लोगों को उठाकर एक बार ले भी गए, जवाहरलाल नेहरू वगैरह सभी एक बार गए जेल में, सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जो आंदोलन था वो बम्बई में हिंसक हो गया। थोड़ा सा मैं जब चीज़ें बताती हूँ तो पेशेंस रखा करो। शुरुआत होती है आंदोलन के हिंसक होने की बम्बई से। बम्बई में जब ये हिंसक हुआ उसका कारण क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखना, नवंबर 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स, और ये जब भारत आए प्रिंस थे वेल्स के। मैंने आपको कई बार जब ब्रिटेन पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको बताया ब्रिटेन शब्द का अर्थ होता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो वेल्स उस समय ब्रिटेन में शामिल होता था, इंग्लैंड अपने अलग है। तो वहाँ के जो राजकुमार थे वो भारत आए, और उनका इतना ज़्यादा विरोध हुआ भारत में। विरोध किन किन लोगों के बीच में? दो तरह के लोगों में, एक वो जिन्होंने इनका स्वागत किया, एक वो जो असहयोग आंदोलन थे और इन्होंने इनका विरोध किया। इन दोनों के बीच में बम्बई में विरोध हो जाता है, और इस विरोध के चलते हिंसा हो जाती है, और हिंसक झड़पें इन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसमें गांधी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा समय है और अपन देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन चल ही रहा था। अब घटना है 1922 की फरवरी की, ये 1921 है, मेरी गलती से 22 लिखा गया। 1921 में ये चीज़ हो गई थी। अब 1922 घटना है, आप लोगों को सबको पता होगा, चौरा चौरी, ठीक है। स्थान है आपके गोरखपुर, गोरखपुर जिला है, यूपी का है। इस स्थान पर एक रैली निकाली जा रही थी। जो रैली का नेतृत्व कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था भगवान अहीर। अहीर यादव कह दो, एक ही बात है। वो ये व्यक्ति जो था इस रैली को निष्कासित करवाता था। तो वहाँ पर रात का समय था, सभी लोग वहाँ पर जा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जानी चाहिए। तारीख उस दिन 5 थी और महीना था फरवरी, 5 फरवरी 1922 को। जब लोग वहाँ से निकल रहे थे, जा रहे थे, तब उसी समय एक पुलिस थाना पड़ता। जब पुलिस थाना पड़ रहा था, लोग वहाँ से जा रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने, जो भीड़ का अंतिम छोर होता है, उस अंतिम छोर पे एक व्यक्ति जब उसकी तरफ देख रहा था तो उसने थूक दिया उसकी तरफ, प्रतीकात्मक रूप से नफरत दिखाते नहीं कि जाओ जी मैं तो आपसे बात ही नहीं करूं, ऐसे थूक दिया। उस आदमी को बुरा लगा और उसने कहा ये क्या तरीका है। वो अकेला था उस समय, क्योंकि वो पीछे पीछे रह गया था, और 5 लोगों ने देखा और उसको धुनना शुरू कर दिया। अब वो चिल्लाया जोर से मदद के लिए, पीछे था, थोड़ा पीछे था, ज़्यादा पीछे नहीं थी, आगे पूरा का पूरा जुलूस था। पुलिस वालों को ये लगा नहीं कि सारा का सारा जुलूस वापस आ जाएगा। उसी समय पूरी की पूरी जो भीड़ थी वो उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के वहाँ से वापस आ जाती है। भीड़ वापस आती है, सारे के सारे पुलिस वाले थाने में अपने आप को बंद कर लेते हैं, और जैसे पुलिस वाले थाने में अपने आप को बंद कर लेते हैं, भीड़, देखो भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई सूरत नहीं होती, भीड़ केवल एक भीड़ होती है। मैंने आपको हमेशा हर क्लास में बोला है, अगर आपको कभी भी हिस्सा बनना है तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना। उस समय वो भीड़ आती है, 22 पुलिस वाले, 22 तारीख 5 फरवरी, मेरी गलती, सन 1922 में, और लोगों की संख्या कितनी थी? 22 पुलिस वाले थाने में बंद कर दिए गए, और जैसे उनको वहाँ बंद किया गया, जिंदा जला दिया गया।
अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे 1922 में, अंग्रेजों की संख्या 1 लाख थी। गांधी जी कह रहे सरकारी नौकरी वाले सरकारी नौकरी छोड़ दो। सरकारी नौकरी वाले किस किस डिपार्टमेंट में? फौज में भी थे, भारतीय ही लोग। अपन ने पढ़ा मेरठ 1857 की क्रांति, मंगल पांडे। अब यहाँ पर ये जो 22 पुलिस वाले थे ये भारतीय थे। मुद्दे वाली बात कौन थी? भारतीय थे, अंग्रेज नहीं थे, हिंदुस्तानी व्यक्ति थे। और भीड़ ने कुछ नहीं देखा, केवल इतना देखा कि ये व्यक्ति हैं, और सीधा सीधा उनको जिंदा जला दिया। गांधी जी को 6 तारीख को एक खबर मिलती है। दशरथ कुमार नाम का एक व्यक्ति था, मैं यहाँ लिख रही हूँ, और दशरथ कुमार नाम के व्यक्ति ने ये खबर गांधी जी को गोरखपुर से तार से प्रदान की। गोरखपुर गांधी जी को सूचना मिल जाती है, और गांधी जी को जब सूचना मिलती है तो गांधी जी ने कहा मैंने हिमालय जैसी भूल की, शायद मैं गलत था और शायद ये समय सही नहीं था। गांधी जी फैसला कर चुके थे उसी समय के अब मैं असहयोग आंदोलन को वापस लूँगा। गांधी जी ने कहा ये वो समय नहीं है जब भारतीयों को आज़ादी मिले। एक्चुअल में रियलिटी में तो मैं आपको बताऊं कि 1920 में आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि 1 साल के अंदर मैं आपसे पूरा का पूरा भारत का स्वराज्य वापस दिला दूंगा। वो 1 साल तो बीत चुका था, आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, लोग पैसे के लिए परेशान होने लगे थे। स्कूल छोड़ के बच्चे, आप खुद ही वर्तमान में कोरोना में देख लो, स्कूल छोड़ के बच्चों की क्या हालत होती है। तो ऐसे तो खैर बहुत ज़्यादा एजुकेशन का, साक्षरता का स्तर भी नहीं था, लेकिन जो जाते थे उनके ऊपर फर्क पड़ रहा था, या फिर जो नहीं जा रहे थे उन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो कुछ लोग इस तरह के थे स्कूल जाना ही नहीं छोड़ा था, जिनके ऊपर आंदोलन का किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा था। गांधी जी का दिल भी दुखा, हर चीज़ से परेशान हो गए, और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। एक मात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आंदोलन को हिंसा के आधार पर वापस लिया, पूरे के पूरे कांग्रेसी उनके विरोध में आ गए। सब लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहां गलती कर रहा है और उसकी सजा इन्हें देना गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा इस समय उत्साह चरम पर था और आपने इस समय आंदोलन वापस लिया, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। सुभाष चंद्र बोस इस समय एक बात और बोलते हैं, इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि डिक्टेटर आदमी की सलाह मान ली गई है, तानाशाह आदमी की बात मान ली गई है, अब नियमित विद्रोह के लिए कांग्रेस में अखाड़ा तैयार हो चुका है। तानाशाह आदमी की बात मान ली गई है, ये बात किसने बोली? सुभाष चंद्र बोस ने। और अब कांग्रेस बन गई है नियमित अखाड़ों, विद्रोह का अखाड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला, मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अब हमें जो गलती कन्याकुमारी में कोई व्यक्ति करता है तो इसकी सजा किसी भी कीमत पे कश्मीर के लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोटेशन सुभाष चंद्र बोस की, इस कोटेशन सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, ये बात कही थी मोतीलाल नेहरू ने। इस तरह पूरा का पूरा कांग्रेस का जो ग्रुप था वो सब का सब गांधी जी से नाराज। फरवरी में गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, हिंसा की झड़पें होती है। फरवरी में जैसे इन्होंने आंदोलन वापस लिया उसी समय मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार क्यों किया गया? हिंसा भड़काने के आरोप में। अब गांधी जी बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, ले जाओ। तो 10 मार्च 1922, थोड़े ही दिन लगे और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड, ध्यान रखना पूछा जाता है कई बार ये। तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और न्यायाधीश जो थे इन्होंने कहा कि आपने हिंसा भड़काई है, ब्रूमफील्ड, और इन्होंने गांधी जी को 6 साल की सजा दी। बिल्कुल वैसे के वैसे किसने दी थी 6 साल की सजा? तिलक ने। तिलक को दी गई थी धारा 124A के अंतर्गत। गांधी जी खुश हुए। गांधी जी ने कहा उस महान नेता को जो जिस धारा के अंतर्गत सजा दी गई थी वही सजा उसी धारा के अंतर्गत मुझे प्रदान की जा रही है। गांधी जी खुशी खुशी जेल चले गए। लेकिन गांधी जी का व्यवहार थोड़ा अलग था, तिलक जी का व्यवहार थोड़ा अलग था। इसी के चलते गांधी जी को 2 साल बाद 1924 में छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया गांधी जी को 1924 में, जनवरी फरवरी में बात खत्म हो जाती है। गांधी जी वापस आ गए। वापस आने के बाद गांधी जी से पूछा गया अब आप क्या करेंगे? तो बोले सबसे ज़्यादा इस समय मैं करूँगा चरखे को पॉपुलर बनाऊंगा। इसी समय सुमित सरकार अपनी किताब में लिखता है कि गांधी एक ऐसा आदमी था जिसने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो मिल है या मशीनें हैं उनके खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ने वाला हूँ। सुमित सरकार की बात को अपन डिटेल से पढ़ते हैं तो वो और बताते हैं कि मिल और मशीनों के खिलाफ अगर गांधी ने आंदोलन चलाया होता तो वहाँ पर ब्रिटेन में कमर टूट चुकी होती लंकाशायर और मैनचेस्टर के लोगों की।
उन्होंने कहा कैसे? अगर गांधी साफ साफ ये कह देते कि पूरा का पूरा कॉटन हमको यहीं बनाना है, कपड़ा पहनना है, ये काम हमें 1 साल तक लगातार करना है या आने वाले 5 सालों तक करना है, तो अंग्रेज अपने आप चले जाएंगे। पर गांधी जी ने ये चीज़ नहीं की। ये बात बोलता है सुमित सरकार। सुमित सरकार एक बात और बोलता है, गांधी जी ने अभी तक कांग्रेस के जो लोग कर रहे थे उससे अलग किया। कैसे अलग किया? कांग्रेस को लोग इस समय तक एक काम करते थे, एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के पास जाते थे कि प्लीज आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, आप निम्न वर्ग के तबके को समझाओगे तो वो समझ जाएगा। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं इस बुद्धिजीवी वर्ग को साइड में कर रहा हूँ जो पैंट शर्ट पहन करके और अच्छे तरीके से जीवन यापन करने में और नकल करने में आगे रहता है। गांधी जी ने कहा मैं स्वयं खुद डायरेक्ट इस वर्ग से मिलूंगा और इस वर्ग जैसा बन जाऊंगा। इसी समय गांधी जी, वही समय गांधी जी एक धोती पहनने लगे और धोती की भी आधी धोती पहनने लगे, कपड़ा ओढ़ के रहते थे। इस समय गांधी जी सीधे खुद जाकर के एक वर्ग से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं था, पूरी जनता इससे जुड़ी, किसान इससे जुड़े, महिलाएं इससे जुड़ी पहली बार बड़े स्तर पर। और वास्तव में कोई आंदोलन जिसे कहा जाता है भारत में, वो असहयोग आंदोलन था। हाँ, ये बात कुछ लोग आज भी गांधी जी को आलोचना का पात्र बना देते हैं कि गांधी जी को उस समय ये काम नहीं करना चाहिए, पर देखते हैं देखा क्या होता उस समय। आपको याद हो तो एक व्यक्ति की अपन बात कर रहे थे, उसका नाम था CR दास। CR दास मैंने आपको जब पढ़ाया था तब कहा था सितंबर में 1920, ध्यान रखना बात हो रही है 1920 की, सितंबर की, इन्होंने मना कर दिया था कि असहयोग आंदोलन शुरू नहीं होगा। ठीक है, सितंबर के बाद असहयोग, सॉरी उससे पहले ही मना कर दिया था। और इसी समय सबसे बड़े विरोधी थे, सितंबर की बात है, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, दिसंबर 1920 में यही CR दास सबसे बड़े समर्थक बन गए थे गांधी जी के। किस चीज़ के लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। CR दास पूरे तरीके से चेंज हो गए थे गांधी जी के लिए। गांधी जी के लिए कहा कि चलो आप असहयोग आंदोलन कर रहे हो, मैं आपका विरोधी था। बीच में इलेक्शन, मैंने पिछली वाली क्लास में जस्ट यही बातें बताई थी। इस समय CR दास गांधी जी के समर्थक हो गए। अब CR दास वापस आए। CR दास ने कर लो काम। आप लोगों ने तो असहयोग आंदोलन चलाया था, कुछ हुआ क्या उसमें? तो अब कोई जवाब नहीं किसी के पास। अब ये कांग्रेस के ही लोग हैं और कांग्रेसी लोग हैं। अब कांग्रेस में 2 तरह के विचार हो गए, एक वो विचार जो गांधी जी को मानते थे, एक वो विचार जो गांधी जी को नहीं मान रहे थे। 2 तरह के लोग गांधी जी के लिए बातें कर रहे हैं। कैसे कैसे बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। गांधी जी को ध्यान रखना 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन इनके व्यवहार की वजह से इन्हें 2 साल के अंदर ही छोड़ दिया गया था। और जब गांधी जी को सूचना मिली थी, किस बात की सूचना मिली थी कि चोरा चोरी कांड में ये हुआ, उस समय गांधी जी बारदोली में थे। ये वाली बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बारदोली में थे गांधी जी। कब थे? 5 फरवरी 1922 के दिन। कौन थे? गांधी जी। गांधी जी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी समय कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए, एक परिवर्तनवादी और दूसरा अपरिवर्तनवादी। बात करते हैं कांग्रेस की, और इसमें 2 तरह के गुट हो गए, 2 तरह की बातें होगी, परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी। अब परिवर्तनवादी का मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है, जो चेंजेस चाहते हैं। अपरिवर्तन वाले, ठीक है भाई, जैसे कहोगे गला काटोगे गला कटवा लेंगे, गर्दन काटो, गर्दन और गला तो एक ही बात हो गई। आंखें फुड़वाने के लिए कहोगे आंखें फुड़वा लेंगे, और जो कहोगे वो करवा लेंगे। जान देनी है जान दे देंगे, फांसी पे जाना है फांसी पे चल जाएंगे, सुख चैन घर बार सब कुछ त्याग देंगे। अपरिवर्तनवादी पूरे तरीके से गांधी जी के समर्थक। परिवर्तनवादी गांधी जी के समर्थक नहीं थे। इसमें 2 नाम निकल के सामने आते हैं। नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखना, एक वही व्यक्ति CR दास, ठीक है, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। घटना है 1923 की, ठीक है, 1923, 31 दिसंबर 1923। गांधी जी से बातचीत होती है, इस समय बात चल रही थी। गांधी जी से कहा गया कि हम लोग विधानसभाओं में इलेक्शन लड़के अब वहां जा कर के और अब सरकार से बात करेंगे। गांधी जी के कैसी विधानसभा? सरकार तुम बनाते हो कि नहीं? ये वैसी विधानसभा है जैसा मनी बिल आप पेश करवाते हो राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास 14 दिन से अधिक रोकने का कोई अधिकार नहीं होता। सिर्फ वैसी विधानसभा है। तुम्हारे पास अधिकार क्या है? तुम्हारे पास सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, और छोड़ो उन्होंने जो जवाब दे दिया उसके बाद वाइस वर्सा, यानी कि पूरक सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। कैसी विधानसभाओं की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं आज नहीं तो कल अधिकार मिल जाएंगे, पहले हम जाएं तो सही। गांधी जी का मर्जी है तुम्हारी, मना कौन करे था? नहीं और रस्तों पड़ो, जाओ कौन पीला चावल देके ठंड रोके। गांधी जी की बातें इनके समझ में नहीं आई, ठीक है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम अलग पार्टी बनाएंगे और 1 जनवरी
1924 के दिन अलग पार्टी बनाई गई, उसका नाम रखा गया स्वराज्य पार्टी। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप ध्यान रखना, ठीक है। 1 जनवरी 1924 को कौन सी पार्टी बनाई गई? स्वराज पार्टी, ठीक है साहब। मोतीलाल नेहरू जी चले गए, CR दास जी चले गए, 2-4 लोग इनके साथ साथ चले गए, केलकर, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय भी इस समय यहाँ चले गए। ये नाम आप ध्यान रखना। तो CR दास जो थे 1 जनवरी की पार्टी के क्या बनाए गए? अध्यक्ष, और सचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू। ये दोनों अपने अपने पद पर आ गए। मोतीलाल नेहरू, अच्छा मैंने नाम ही लिख दिया, सचिव बन गए। कौन सी पार्टी के? स्वराज्य पार्टी के। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखना, 1923 का 31 दिसंबर का कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा था वो गया नामक एक स्थान है, बिहार में पड़ता है, वहां पर हो रहा था, और वहीं से पास में पड़ता था इलाहाबाद, और इलाहाबाद में इस पार्टी की स्थापना कर दी गई, ठीक है। पार्टी की स्थापना हो गई, बात खत्म हो गई। अब अंग्रेजों को लगा ये मौका सही है, फूट डालो, राज करो, अपनी नीति रही है। अब इस समय कांग्रेस में फूट पड़ रही है। अभी तो ये पहले लड़ते थे किस नाम पे? गरम दल और नरम दल के नाम पे, अभी सीधे सीधे इनमें खुद में फूट पड़ रही है। CR दास ने कहा नहीं नहीं हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीते गए, 104 सीटों पर इलेक्शन हुए, 104। इसमें से 44 सीटों पर स्वराज पार्टी जीत गई। बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह क्या बात है। 44 सीटों में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मध्य प्रांत कहा जाता है वर्तमान MP को, तो उस समय इसका नाम क्या था? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में इन्हें मिला स्पष्ट बहुमत, यानी कि साफ साफ बहुमत किसको मिला? स्वराज पार्टी को। उसके बाद बंगाल जो है, बंगाल में अच्छी स्थिति में आ गए, यानी कि बहुमत तो नहीं, स्थिति अच्छी थी, अधिक अच्छी स्थिति। इसके बाद बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश और पंजाब की। तो यहाँ पर संतोषजनक कुछ सीटें मिल गई होंगी, ज़्यादा नहीं है, पर एक स्थान है आपका बम्बई। बम्बई में इन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। किसको फायदा नहीं हुआ? स्वराज पार्टी के लोगों को। अब किसी प्रकार का कोई फायदा बम्बई में नहीं हुआ स्वराज पार्टी के लोगों को। यहाँ से जीत लिए, इन क्षेत्रों में इनकी बड़ी अच्छी स्थिति होगी। अंग्रेजों ने कहा इनको पद दो रे, ये पदों के भूखे हैं, अगर इनको इस समय पद दो दोगे तो कांग्रेस में एक फूट पड़ जाएगी, और कांग्रेस में फूट को बड़ा करना है चाहे कुछ भी हो। तो उस समय केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आज की लोकसभा जैसी हुआ करती थी वो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इतना इतना, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जो CR दास थे ये इस समय नेतृत्व कर रहे थे किस चीज़ का? परिवर्तनवादियों का। अंग्रेजों ने सबसे पहले CR दास से बात की। अभी देखो दो चीज़ ध्यान रखना, अभी तक वल्लभ भाई पटेल के जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनका नाम है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल अभी तक हिले नहीं थे। हिले नहीं है मतलब अभी तक स्वराज पार्टी में नहीं गए, लेकिन अब पहली बार विट्ठल भाई पटेल, ये ध्यान रखना आप, विट्ठल भाई पटेल, इनको तोड़ना था। किस चीज़ के लिए तोड़ना? भाई इनको तोड़ो, ये टूट जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आ जाएंगे, और पटेल आ गए तो पीछे पीछे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तो फुल ही नाराज थे गांधी जी से, यही से ही नाराज है। अब गांधी अकेला रह जाएगा, पर लोगों को नहीं पता कि यही अकेला गांधी 1929 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगा, अकेला चलेगा, एक भी कांग्रेस उस समय इनमें से नहीं होगा, और वही अकेला आदमी यहाँ पर ऐसे बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगा कि अंग्रेजों को समस्याएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इनको एक पद अंग्रेजों ने ऑफर किया, वो था केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष का पद, ठीक है। ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, केंद्रीय विधान परिषद, और ये पद किसको दिया गया? विट्ठल भाई पटेल को। विट्ठल भाई पटेल पहली बार, यहाँ पर एक ऐसा समय आता है जब वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल में थोड़ी सी बातें अलग अलग हो जाती है, लेकिन विट्ठल भाई पटेल अकेले नहीं गए थे। अब देखो इनको ये पद दिया गया, इसी समय 1924 में नगर पालिका के चुनाव होंगे, नगर पालिका मेयर जो बनते हैं उसके चुनाव होंगे। अब आने शुरू हो गए बाकी कांग्रेस से, धीरे से आ गए राजेंद्र प्रसाद, धीरे से आ गए जवाहरलाल नेहरू, और अब
इधर विट्ठल भाई पटेल और CR दास। ठीक है, मैं इस वाले क्षेत्र को मिटा रही हूँ, इस वाले इसको आप ध्यान रखना। मेयर के जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में इलेक्शन हुए, चुनाव जीते कुछ लोग, और चुनाव जीतने के बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, 1924 में नगर पालिका चुनाव में देखो, वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के, विट्ठल भाई पटेल भी गुजरात के। गुजरात का महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का मेयर चुना गया विट्ठल भाई पटेल को। 2 पद हो गए विट्ठल भाई पटेल के पास में, एक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष और दूसरा अहमदाबाद के मेयर। कौन है? विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल नहीं गए। दूसरा जो पटना शहर है, पटना शहर से संबंधित कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का बना दिया गया? मेयर, पटना का। ये मेयर पद की बातें हो रही है सारी की सारी। इलाहाबाद से संबंधित कौन है? तो इलाहाबाद से संबंधित है आपके जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद का मेयर बना दिया गया। और एक शहर और बचा कलकत्ता, और कलकत्ता का मेयर बनाया गया CR दास को। अब यानी कि ये पदों पर भी जाने लगे सारे के सारे लोग। ये एक ऐसा समय था जिस समय अब गांधी जी पूरे तरीके से हाशिए पर चले गए। हाशिए का मतलब होता है, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का ये ऊपर वाला हिस्सा अगर आपको नजर आ रहा है, ये हाशिया है, या नीचे की तरफ या कोने की तरफ, यानी कि मुख्य भूमिका से निकलकर किनारे की तरफ चले गए। अब गांधी जी को कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन इसी बीच में कुछ चीजें और चल रही थी, उन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अपरिवर्तनवादी क्या कर रहे थे? ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, विट्ठल भाई पटेल 1924 में आए। 1922 से लेके 1924 तक ये विट्ठल भाई पटेल कांग्रेस के साथ थे। ठीक है, मिटा दूं मैं इसे। ठीक है, तो विट्ठल भाई पटेल को पद दे दिया गया। 1933 में इनकी मृत्यु हो गई थी विट्ठल भाई पटेल की, वो भी जर्मनी में। ये आप थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रख लेना। गांधी जी ने पूछा क्या करा आप लोगों ने? पद वद भी मिल गए, कुछ काम बन रहा है, अपना उद्देश्य अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलानी थी, अपने वर्ग के लोगों तक चेतना पहुंचानी थी, वो हो रहा है? उन्होंने कहा हो रहा है। बताओ तो क्या करा आपने, काम बताओ। कुछ काम हुए, जैसे पहला काम नंबर 1 जो इन लोगों ने किया, जो नमक कर था उसको थोड़ा कम किया गया, समाप्त नहीं किया गया, कम किया गया। नंबर 2, जो कपास था उस पर उत्पादन का शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, उत्पादन शुल्क, जैसे वर्तमान में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है वो सामान का एक शुल्क देना पड़ता है। तो कपास का उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इन लोगों की ये जीत थी। तीसरा, श्रमिकों के लिए कुछ चीजें इन्होंने करवाई। केवल इतना सा है कि हड़ताल वगैरह करने के अधिकार श्रमिकों को मिल गए, ये चीजें इनको मिलने लगी। तो ठीक है, गांधी जी ने कहा पर इनसे इतना बड़ा परिवर्तन तो नहीं आ रहा, क्या आ जाएगा परिवर्तन आने वाले समय में। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिवर्तन वालों की। ठीक है, अपरिवर्तन वाले कौन कौन थे? ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये स्वराज पार्टी की वो है, स्वराज पार्टी की उपलब्धियां क्या क्या थी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। तो स्वराज पार्टी की बात करने से पहले अपरिवर्तनवादी कौन थे, ध्यान देना। सबसे पहला नाम शुरुआत में 1922 में था गांधी जी के साथ रहने वाले लोगों का, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल अपरिवर्तनवादी। जवाहरलाल नेहरू, ये भी अपरिवर्तनवादी। विट्ठल भाई पटेल, मैंने बार बार समझाया आपको, विट्ठल भाई पटेल शुरुआत में अपरिवर्तनवादी ही थे, अपरिवर्तनवादी थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब ये अपरिवर्तनवादी सारे के सारे लोग मिलते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि भाई कुछ करूं, घर बैठने से तो पार पड़े नहीं, अपन को जो उद्देश्य है वो पूरा करना है। तो वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल भाई हैं सगे दोनों, तो इनसे कहा गया कि आप कुछ करो। तो इन्होंने कहा देखो एक काम है, अपना जो कांग्रेस का झंडा है उस झंडे का दूसरे लोग प्रयोग कर रहे हैं और वो गलत प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सदस्य बने व्यक्ति ही कांग्रेस के झंडे का प्रयोग करें। वर्तमान में होता है ना, बीजेपी का झंडा बीजेपी वाले लगाते हैं, पर अगर कोई और लगा ले तो बीजेपी वाले तो इसलिए खुश है कि भाई प्रचार हो रहा है उस समय, या कांग्रेस वाले लगा लें। ठीक है, तो इस समय
एक झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया। झंडा सत्याग्रह थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, 1923 का है, अप्रैल के महीने का है और ये शुरू हुआ आपके नागपुर से। ठीक है, इसमें दो लोग कौन कौन गए, एक वल्लभ भाई पटेल और दूसरा विट्ठल भाई पटेल, और ये सफल रहा लगभग। इन्होंने कहा भाई हमारे झंडे का कोई और व्यक्ति प्रयोग नहीं करेगा। तो अपरिवर्तनवादियों ने और क्या काम करे, जो छुआछूत थी उसको दूर करने का कोशिश की गई कि भाई छुआछूत को दूर करो, और अपरिवर्तनवादियों ने चरखा काटना, खद्दर यानी कि खादी का प्रयोग करवाना, बच्चों को स्कूल भेजना, महिलाओं की शिक्षा के लिए जितनी भी अपने वर्तमान समाज में बुराइयां हैं वो आज भी हैं, पहले भी थी, उनको दूर, पहले ज़्यादा थी आज कम है, तो इनके लिए कोशिश करना शुरू किया। देखो मैं आपको आपके जीवन की एक बात बताती हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो दो राय पर खड़ा होता है, टीचर, मम्मी पापा, लाइफ पार्टनर, हर समय एक ऐसा समय आता है। लेकिन जब आप उन सब चीज़ों से निकल करके एक रास्ता चुन लेते और उसी को अपना रास्ता बना लेते हो, वो आदमी अपने जीवन में ज़्यादा सफल है। जैसे अपन पीछे जा कर के बात करते हैं, थोड़ी सी इतिहास में चलते हैं। अपन ने देखा विट्ठल भाई पटेल चेंज हो गए, ठीक है, इतने ज़्यादा उनके बारे में बातें नहीं हो पाती, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। इवन जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार को चेंज कर लिया, लेकिन वल्लभ भाई पटेल लास्ट तक जो कहा, जैसे कहा वो करा। गांधी जी को बोला कि आपका साथ देना है तो साथ देना है। सुभाष चंद्र बोस भी अपने जीवन के एक समय में चेंज हो जाता है, उन्हें अपने विचार थोड़े ज़्यादा सही लगने लगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर मैं मानता हूँ कि इस आदमी के विचार सही है एक बार, तो अब मुझे हमेशा के लिए मानना है। तो ये आप थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इन चीज़ों पर आप ध्यान रखना, चाहे भले कोचिंग इंस्टीट्यूट करके ले लो, एज ए टीचर करके ले लो। एक बार अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसी के साथ चलना है, तो फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप भी सफल हो जाता है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल चेंज नहीं हुए, ये काम करे अपरिवर्तनवादियों ने। तो गांधी जी के पास फिर गए वो लोग। अब जैसे सी आर दास को मेयर का पद भी मिल गया, अब सी आर दास जी की ज़्यादा पहचान भी होने लगी। सी आर दास ने कहा कौन सी कांग्रेस, कैसी कांग्रेस है, क्या है कांग्रेस, जैसे आज के समय अपन कह देते हैं, बिल्कुल वो स्थिति कांग्रेस की थी 1924 में। हम किसी कांग्रेस, क्या है जी, हमने हमारी अलग पार्टी बनाई, जीत कर हम आ गए, कोई कांग्रेस नहीं है। थोड़ी सी वो बुराइयां भी करने लगे कांग्रेस की। गांधी जी ने कहा भाई ठीक है, आज आप इसी प्लेटफॉर्म से बड़े होकर के आगे निकले हो, बुराइयां तो मत करो। बोले राजनीति का यही नियम होता है। तो गांधी जी ने कहा आपके नियम कोई देख लेते हैं, अब आप जितने भी काम करोगे, अभी तक स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंतर्गत माना गया था 1923-24 में, लेकिन गांधी जी ने कहा यह हटाओ रे, अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सीधा तुम बुराई करने पे आ गए। तो गांधी जी ने अब इस समय सी आर दास के साथ एक समझौता किया, इसे कहता है गांधी दास समझौता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है आपको फ्यूचर में। तो इसे गांधी दास समझौता कहा जाता है। गांधी दास समझौते में क्या हुआ, देखो तो 1924 की घटना है, जून के महीने की, जून 1924, अब 6 जून की घटना है। ठीक है, इस समय सी आर दास जी इलेक्शन लड़े, सारे काम हो गए। ठीक है, ये 1922 से लेकर 24 तक के बीच में इलेक्शन चले। इस समय सी आर दास और एम एल नेहरू इन दोनों का एक समझौता हुआ, किससे, गांधी जी से। वर्सेस मैंने इसलिए लिख दिया कि चीज़ें अलग हुई। क्या समझौता था कि अभी तक आपके सारे कार्यक्रम कांग्रेस के अंतर्गत माने जा रहे थे, अब आपके कार्यक्रम कांग्रेस के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। कितने कुणो सी आर दास ने कहा इस बात को कहने वाले हम तो खुद ही नहीं चाह रहे थे। गांधी जी ने कहा यही चाह रहे थे, लोहा टॉप साइड हो जाओ, बिल्कुल ही आने की जरूरत नहीं है, अब आओ कांग्रेस में तो मैं आपको नहीं आने दूं। इस बात पर इतना विवाद हो गया, यहाँ से चले गए। अब देखना, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में छोटे मोटे इलेक्शन प्रांतीय विधानसभाओं के हुए, काफ़ी अच्छी जीत मिली इनको। सितंबर के बाद दिसंबर के महीने में, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, दिसंबर 1924 में कांग्रेस का सम्मेलन होता है। पूरी कांग्रेस में इस समय फूट की स्थिति, कोई कहे वो सही, कोई कहे वो सही, लोगों के समझ नहीं आया। लोगों किसी को पद मिल रहा है तो उनकी पत्नी कहे जाओ रे पद ले लो अपने, क्या गांधी ये धोती बांध के घूमता है, वैसे अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बहादुर शाह जफर जाते हैं अपनी पत्नी के पास पूछने के लिए
कि मैं जाकर के सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार कर लूँ? तो जीनत महल ने कहा वापस कहना, एक बार फिर से कहना, तो कि मैं सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार कर लूँ, हमें क्या मिलेगा? मैं दोबारा मुगल बादशाह बन जाऊंगा। अब भी जाके हाँ कर दो। बिल्कुल वैसे ही लोगों ने जाकर के कहा हमें मेयर का पद मिल रहा है, करें क्या? पत्नी ने कहा अभी जाके हाँ कर दो। इसलिए सारी बातें माननी भी नहीं होती है, कई बार ध्यान रखना पड़े। तो दिसंबर 1924 में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ आपके बेलगांव में। और आप लोग को याद हो, वही तथाकथित क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से सम्मेलन में बने थे? 1924 बेलगांव में। अब आपसे सवाल आए कि बेलगांव में पहला सम्मेलन हुआ, क्या ये गांव का सम्मेलन था? क्योंकि नाम इस स्थान का क्या है अपने, बेलगांव। तो ऐसा नहीं है भोले बच्चों, गांव लिखा हुआ है जरूरी नहीं है बेलगांव है, महा लिखा हुआ है, राष्ट्र लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कोई देश है, वो केवल राज्य भी हो सकता है। तो ये बेलगांव गांव नहीं है, ये शहर है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहला कांग्रेस का गांव में होने वाला सम्मेलन कौन सा है, तो वो था फैजपुर में। ठीक है, डिटेल आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगी। ये गांव का पहला सम्मेलन ये था, फैजपुर में जो हुआ था। ठीक है, तो इसमें गांधी जी बन गए अध्यक्ष कांग्रेस के सम्मेलन के। इसी बीच में कुछ घटनाक्रम और चल रहा था। घटनाक्रम, गांधी जी आज़ाद हो जाते हैं और सितंबर की बात है, सितंबर में गांधी जी से कहते हैं आपकी वजह से इतनी हिंसा हुई, 1920 से लेके 22 तक लोगों को मरवा दिया आपने। खिलाफत आंदोलन में लेके आए थे मुसलमान, उनको भी मरवा दिया। और छोड़ो, अपने हिंदू मरते, अब वो भी कह रहे हैं कि गांधी की वजह से मरे हम लोग। इंसान को कुछ मिल जाता है, वो गुण गाए नहीं गाए, लेकिन कुछ अगर उसका खो जाता है तो जिंदगी पर दोष देता है वो, उसकी वजह से खोया। मिलने का क्रेडिट नहीं मिले आपको। गांधी जी के मैंने कब कहा था पीले चावल दे करके कि मेरे साथ शामिल हो? बोले आपने खिलाफत वालों को शामिल किया? बोले खिलाफत वाले पहले मेरे साथ आए थे। गांधी ने कहा मैं जिंदगी भर अहिंसा की बात करता रहा, वो तो आप लोगों के समझ आई नहीं, और आप लोगों को वो बात समझ में आ गई जो मैं नहीं समझाना चाह रहा था। गांधी जी के नहीं मानोगे, मुझ पे आरोप लगाओगे। ये वो समय था जब गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार, फर्स्ट टाइम, 21 दिन का उपवास किया, केवल इस बात के लिए कि उनके ऊपर जो हिंसा का आरोप लगाया गया उससे उन्हें आहत यानी कि ठेस पहुंची। गांधी जी ने कहा देखो मेरा जी दुखी हो रहा है, मुझे उल्टियाँ सी आती है, प्लीज़ ऐसे मत करो। मैं तो दूध भी जानवर का, भैंस का नहीं पीता, बकरी का पीता हूँ, और आप लोग मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। मैं अब 21 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। तो गांधी जी का पहला 21 दिन का, देखो वैसे पहला अनशन तो साउथ अफ्रीका में हो गया, पहला 21 दिन का अनशन ये हुआ 1924 में। कब से कब तक? थोड़ा सा ध्यान रह जाए, लिख लेना, नहीं आपसे पूछे तो नहीं कोई भी। ये 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। ठीक है, ईयर 1924 में क्यों किया गया? ये जो इस समय घटना हो रही थी, इस वजह से गांधी जी बड़े दुखी हो गए रहे, ऐसे मैंने कुछ नहीं किया, इस वजह से गांधी जी ने ये 21 दिन का उपवास किया। 3 है 21 दिन का उपवास, एक लास्ट जो आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, इतना चोरा चोरी कांड और स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी के साथ में एक लास्ट बात आज की और बात करते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। स्वराज पार्टी वालों गांधी जी ने कहा तुम लोग तो बड़े बड़े हो गए, धुरंधर बन गए, तुम लोगों ने तो देश को चलाना शुरू कर दिया, बड़ी ताकत है। उन्होंने कैसे कैसे कह रहे हो आप हमें? हम लोगों की वजह से एक समिति का गठन हुआ है, वो समिति आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाली है। समिति कौन सी है? देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो आप इसका, फिर बात करते हैं। समिति कौन सी है? तो समिति का नाम है अलेक्जेंडर मुड्डीमैन समिति। ठीक है, उस समिति का नाम है अलेक्जेंडर मुड्डीमैन। इसको शॉर्ट में मुड्डीमैन समिति भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर मुड्डीमैन। ठीक है, तो ये कौन थे? ये एक व्यक्ति थे। कहाँ पे? तो गवर्नर जनरल। मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत का संविधान, कैसा संविधान का विकास, उस समय दोबारा आएंगे। तो एक गवर्नर जनरल जो होता था उस समय अपना, जिसे वाइसरॉय भी कहा जाता है, इसकी एक कार्यकारी परिषद होती थी। कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसी को बोलते हैं। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो गृह सचिव थे, भारत की बात हो रही है, वहाँ की नहीं जो ब्रिटेन में होता था, तो उसके जो गृह सचिव भारत में व्यक्ति अपॉइंट थे, उसका नाम था अलेक्जेंडर मुड्डीमैन। होता है ना, एक मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप राज्य मंत्री, बिल्कुल वैसे उस समय भारत में गृह सचिव, इनका नाम क्या था? मुड्डीमैन। इनसे कहा गया एक समिति बनाओ
और 1920 में ये लोग चुनाव लड़े थे। इनको पता हो कि 1919 में जो द्वैध शासन आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हम लाए थे, अगर उसमें कोई कमी है तो ये सुझाव दे। भारतीयों की यही दिक्कत, किसानों के भी यही दिक्कत जो आंदोलन में चल रहे हैं, हटा दो, बदलो मत किसी चीज को, किसान कानूनों को खत्म कर दो। उसमें चेंज के लिए सरकार बहुत बार कह रही है कि आप उसमें चेंज करवा लो, कुछ और बदलवा लो, नहीं, हटा दो, खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। सेम वही स्थिति थी। तो इस समिति का गठन 1924 में हुआ, ठीक है। कौन थे? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के गृह सचिव। कितने लोग थे? तो इसमें 4 भारतीय व्यक्ति थे। 4 कौन थे? भारतीय व्यक्ति। मैं नाम लिख रही हूँ चारों व्यक्तियों का, आप लोग थोड़ा सा उतार लेना, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सर शिव स्वामी अय्यर, शिव स्वामी अय्यर, ठीक है। दूसरा है डॉक्टर आर.पी. परांजपे, डॉक्टर आर.पी. परांजपे, ये एन आ गया। तीसरा है तेज बहादुर सप्रू, सप्रू। और चौथा है आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये 4 लोग जो थे मुड्डी मैन समिति में भारतीय लोग शामिल किए गए। तेज बहादुर सप्रू अपन तब भी पढ़ेंगे जब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता होगा, ध्यान रखना, ये नाम फिर से दोबारा आएगा। ये नाम दोबारा इतने नहीं आने वाले। मोहम्मद अली जिन्ना तो अपन खूब ही पढ़ेंगे इनके बारे में, तो अभी आगे चल के, ठीक है। तो ये जो मुड्डी मैन समिति बनाई गई, समिति का यही उद्देश्य था कि 1919 में, मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1919 में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप केवल 1919 को द्वैध शासन मत पढ़ना। 1784 में जब वॉरेन हेस्टिंग कुछ चीज़ों को करता है तो भी द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? कुछ अधिकार भारतीयों के पास, कुछ अधिकार अंग्रेजों के पास। जैसे अपन पढ़ते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने 2 लोग ऐसे थे जिनके अधिकारों को अलग कर दिया। जो राजस्व वसूली का अधिकार शुरुआत में भारतीयों को दिया गया, और वहाँ पर जो कर्तव्य थे वो अधिकार अलग थे, भारतीयों के पास ही थे, और जो अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास थे, ठीक है। तो द्वैध शासन का वही मतलब होता है, समय समय पर प्रांत और केंद्र में अलग अलग शक्तियाँ, ठीक है। तो ये 1919 में एक सुधार आयोग आया था, इसका नाम था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होगा, जो मॉन्टेस्क्यू में भारत सचिव हो गए, वो गृह सचिव थे जो अपन थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, ये भारत सचिव हो गए, और ये भारत के गवर्नर जनरल। इनके सुधारों की बात चली थी, तो क्या ये सुधार सही है? तो मुड्डी मैन समिति ने कहा नहीं, ये सुधार सही नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे किसानों ने कहा नहीं ये सही नहीं है, तो यहाँ मैं इसको मिटा रही हूँ। अब इस मुड्डी मैन समिति ने 1924 में कहा कि ये सुधार सही नहीं है, तो पूछा भी गड़बड़ बताओ लोग क्या कमियां है। तो इन्होंने उस समिति के 2 भाग कर दिए, सुधारों के जो सुझाव दिए 2 भाग कर दिए। एक का नाम रखा माइनॉरिटी और एक का नाम रखा मेजॉरिटी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से नहीं है। इन्होंने कहा जो बड़े सुधार है वो और जो छोटे सुधार है वो, मतलब बड़े और छोटे 2 सुधार बाल, बड़े और छोटे। अंग्रेजों ने कहा बड़े छोटे बताओ रे तुम क्या कहना चाहते हो, हमारे तो समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा द्वैध शासन लागू ही नहीं हुआ, आपको जो लागू करना है उसमें जो चेंज है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा सीधे सीधे लिख दो, तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या करना है, ठीक फालतू बात हटाओ इसे। तो मुड्डी मैन समिति में मोटी मोटी बातें ये कही गई कि द्वैध शासन गलत है। नंबर 1, द्वैध शासन गलत है। गलत मतलब उसका तरीका गलत है। दूसरी बात, द्वैध शासन भारतीयों को अधिकारी बनाकर लगाया जाए। भारतीयों को आप अधिकारी बनाओ और वो यहाँ काम करेंगे तब लगाया जाए। अंग्रेजों ने कहा बस यही बात और कुछ नहीं, बस यही बात और कुछ भी नहीं, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 के इलेक्शन थे जिनमें ये लोग जीते थे, 22 में 24 में कुछ लोग और बन गए, कोई मेयर बन गया, कोई केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बन गया। वल्लभ भाई पटेल कहीं नहीं गए,
तथा स्थिति यथा स्थिति, सेम अपनी जगह जहाँ थे वैसे के वैसे। इसी समय यहाँ पर गांधी जी जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो CR दास जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1925 में। 1925 में CR दास की क्या हो जाती है? मृत्यु हुई। और ये हमेशा से होता है, जिस व्यक्ति का जो दल है वो केवल अगर उसी से जुड़ा हुआ है तो गड़बड़ है। जैसे कई लोग अपने कोचिंग में ऑफिस में आते हैं, कई बार बातें होती है तो कहते हैं कि हम वोट बीजेपी को नहीं देते, हम नरेंद्र मोदी को देते हैं। मतलब अगर नरेंद्र मोदी उस पार्टी का चेहरा ना हो तो वो शायद बीजेपी को वोट ना दे। फिर ये सवाल भी नहीं है कि पप्पू किसकी थाली ले आया और पप्पू किसकी थाली ले गया, जैसे आजकल सवाल होता है, फिर उनके पास में विकल्प पप्पू रह जाता है। तो ये हमारे भारतीय जो समाज है उसकी सबसे बड़ी कमी है। तो CR दास की जैसे मृत्यु हो जाती है, अब दोबारा ये जो स्वराज पार्टी है उसमें एक और विभाजन हो जाता है। गांधी जी के देखा, मैंने तो विभाजन रोकने की पूरी कोशिश की थी और मैंने विभाजन चला के किया, अब इनमें देखो विभाजन हो रहा है। विभाजन दो बातों पर होता है, सुन लो, अपने एग्जाम में नहीं आती। कुछ लोग कहें कि अंग्रेजों का सपोर्ट करो क्योंकि अंग्रेज अब उनमें से तोड़ लेता है, अंग्रेजों का सपोर्ट करो, उनकी कार्यकारी जो नीतियाँ उनका सपोर्ट करो। कुछ लोग के नहीं, हमारा जो उद्देश्य था आने वाला शुरुआत में कि अंग्रेजों के विरोध में जाना, हम तो वो बात करेंगे। तो इस बात पर आगे चल के जो स्वराज्य पार्टी थी वो पूरे तरीके से इरेलेवेंट हो जाती है। 1925-26 में दोबारा चुनावों की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार स्वराज पार्टी जो थी वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसके कोई भी बातें नहीं बचती, कोई नाम निशान ही नहीं आता। अब वो कहते हैं ना कि समुद्र कितना भी सूख जाए कीचड़ तो रहता ही है, बस वही वाली स्थिति थी। 1929-30 में जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे तब कुछ लोग आएंगे, स्वराज पार्टी को दोबारा जिंदा करो, इलेक्शन का समय हो गया। गांधी जी ने किसने कहा स्वराज का, किसने नाम लिया स्वराज पार्टी का? कोई मेरे पास नहीं आना चाहिए स्वराज पार्टी का नाम लेने वाला यहाँ पे। और बिल्कुल ख़त्म स्वराज पार्टी। जितनी तेज़ी से पनपी, जितनी तेज़ी से CR दास ने समझौता किया, जितनी तेज़ी से और चीज़ें चल के आई, उतनी तेज़ी से वो चीज़ वापस चली गई। ये बिल्कुल वैसे है, कई बच्चे कहते हैं मैडम समझ में नहीं आ रहा, अरे तो बिल्कुल सही है। तो जितनी जल्दी समझ में आता है उतनी जल्दी भूल भी जाओगे, और जितनी लेट समझ में आता है फिर जीवन भर नहीं भूल सकते आप। इसलिए खुश हो जाओ, मैथ्स का क्वेश्चन लेट समझ में आता है लेकिन भूलते तो नहीं हो। आपको जीके जल्दी समझ में आती, करंट अफेयर सबसे पहले कौन सा भूलते हो आप? जीके। मैथ्स के क्वेश्चन आप कर जाओगे एग्जाम हॉल में अगर आपको परसेंटेज के आ गए तो। जीके याद आती है क्या? क्यों नहीं आती? क्योंकि सबसे आसानी से वो समझ में आ गई थी। तो जो चीज़ आपको धीरे समझ में आ रही है इसका मतलब वो आपके परमानेंट मेमोरी में जा रही है। ठीक है,